भारतीय संविधान में अधिकार परिचय। संविधान में हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे। हमारे संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिस उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा: भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, और मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। अधिकारों का महत्व। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियम का निर्माण कराना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेकार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजार मजदूरों को उनके कामों के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। मचला लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। लालुंग असम की माड़ीगांव जिले के चबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही न हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं। ये चित्र में पर्दे के पीछे से अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता। यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता। क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता। इस प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाया ही देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। अधिकारों का घोषणा पत्र। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से अधिकार और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकार लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध
कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का उदार करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद भारत संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर भी सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों की सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देने थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न करे। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है, जहां साधारणतः कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है। वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्यतः नागरिकों को संसद कानून बना कर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार को कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को इसमें और भी दे रखा है। दक्षिण अफ्रीका में संविधान में अधिकारों की घोषणा पत्र। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया गया लागू किया गया जब रंगभेदी वाली सरकार को हटाने के बाद दक्षिण अफ्रीका के युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, रंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति या सामाजिक मूल्य, रंग और आयु, अपांगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है: गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाओं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदाय का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। मौलिक अधिकारों के हनन रोकने की शक्ति और उसकी उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। कहाँ पहुंचे, क्या समझे? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों की घोषणा पत्र से करें। उन अधिकारों की एक सूची बनाएं जो दोनों संविधान में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हो पर भारत में नहीं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हों पर भारतीय संविधान में निहित माने जाते
हैं। समता का अधिकार। निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी होती हो सकती हैं। एक, क्या आपको उन में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुछ 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि वे आगे के समाचार न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुष पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। भारत का संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। समता का अधिकार। कानून के समक्ष समता का अधिकार। कानूनों के समान संरक्षण। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दुकानों, होटलों, कुआंओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। रोजगार में अवसर की समानता। छुआछूत का अंत। उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भाषण और अभिव्यक्ति का शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने, संगठित होने का, भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्सा में बसने और रहने का, कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का, अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों और सजा पा गए लोगों के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूर पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था और प्रार्थना की आजादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। ये भेदभाव से स्पष्ट उदाहरण है। एक में जाति व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, के सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपको अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह समता को कैसे परिभाषित करता है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता, अनुच्छेद 16(4) में इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ये चित्र में क्या ऐसी बातें हमारे देश में होती हैं या ये सब केवल काल्पनिक हैं? नहीं रोकेगी।
के बारे में दो बातों का उल्लेख है: प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो तो वहां समान अवसर का क्या मतलब हो सकता है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं और निर्णय लागू कर सकती है। अपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में आपसे सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। आप एक न्यायाधीश हैं। आपको उड़ीसा के पुरी जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। इसमें लिखा है उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जाति के विवाह उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उसे समुदाय के 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जाति के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। यह मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है, आपके निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें सरकार को क्या करने का आदेश देंगे? अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे का कल्पना नहीं किया जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसे करने लगें। यदि ऐसा करने की इजाजत दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। ये चित्र में क्या इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें कानून एक आदमी की जिंदगी ले सकता है। यह तो अजीब बात है। क्या आपको कोई ऐसा मामला याद आता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या नहीं। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्ति और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। निवारक नजरबंदी। समानता। किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैरकानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना भी कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते
है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि वह कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है, लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीनों के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। प्रत्येक रूप में निवारक नजरबंद सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्रविद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिक के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसका दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। अन्य स्वतंत्रताएं आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है और सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा दिया गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। सोमनाथ लाहिड़ी, संविधान सभा वाद विवाद, खंड 3, पृष्ठ संख्या 404, 29 अप्रैल 1947 को दिया था इन्होंने। आरोपी या अभियुक्त के अधिकार, हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। हम प्रायः ऐसे विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। कहाँ पहुंचे, क्या समझे? क्या आप मानते हैं कि निम्न परिस्थितियों स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध की मांग करती है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दें। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्र हुए। दलितों को मंदिरों में प्रवेश की मनाही है। मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों आदिवासियों ने सड़क जाम कर दिया है और वे मांग कर रहे हैं कि कोई कारखाना बनाने के लिए ली गई उनकी जमीन वापस की जाए। किसी जाति की पंचायत की बैठक यह तय करने के लिए बुलाई गई कि जाति से बाहर विवाह करने के लिए वह नव दंपति को क्या दंड दिया जाए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं। यहाँ लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेकार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इस प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषण पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में कम
समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बथुआ मजदूर करवाते थे। देश में अभी भी खासतौर से भट्टे के कामों में बथुआ मजदूर करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानून द्वारा दंडनीय है। ये चित्र में, इस फोटो में आपको किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाई देता है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाई देता है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक कामों में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासन और राजाओं ने अपने अपने देशों की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासक द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर ले। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उनका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुनने सकता है या यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उनके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसे कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उसे समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर भी कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। वह हमें केवल अपनी धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। सभी धर्मों की समानता। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया गया, न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म की वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। खुद करें कुछ चीजें। अपने गांव या शहर में होने वाले सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों को सूची बनाएं। इनमें से कौन कौन सी गतिविधियां धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग दिखलाती हैं, इस पर चर्चा करें कि यदि आपके क्षेत्र में लोगों को यह अधिकार नहीं होता तो क्या होता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जब
हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कई समरूप समाज नहीं है, वरना उनमें उसमें काफी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? हमारे संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार यहाँ बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासक में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांगें उसे आशंका पर आधारित हैं जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नैतिक नौकरियों के अवसर के संबंध में है। सरदार हुकुम सिंह, संविधान सभा वाद विवाद खंड 8, पृष्ठ संख्या 322, 26 मई 1949 से यह इनके परिदृश्य से लिया गया है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में वे या पूरे देश की संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ऐसे करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करके कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वैयक्तिक अनुदान कर देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन किस अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस बात में हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफी नहीं है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई मामलों के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। मैं अपने मोहल्ले में अल्पसंख्यक हूँ पर शहर में बहुसंख्यक। भाषा के हिसाब से तो अल्पसंख्यक हूँ, लेकिन धर्म के लिहाज से मैं बहुसंख्यक हूँ। क्या हम सभी अल्पसंख्यक नहीं हैं? बंदी प्रक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तारीख या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परामर्श, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। निषेध आदेश, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद से नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेषण रीट, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समकक्ष विचाराधीन मामलों को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारियों को हस्तांतरित कर देता है।
बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यक महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसी भी संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी PUCL या पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकार के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है। मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होना, पुलिस की ज्यादतियों, कार्रवाइयों न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती है। मानव अधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामलों की जांच के रूप में रहा। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप www.NHRC/NIC इन पर जा सकते हैं। राजनीति निर्देशक तत्व। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों को समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकार के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देशक को लागू नहीं करती तो हमें न्यायालय में जाकर यह मांग करनी नहीं कर सकते कि उनसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसीलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्ववाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देश तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसे भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकार पर डालेगी तथा अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई। निर्देशकों की उस सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, और वे नीतियां जो जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आप संविधान निर्माताओं को भारत की कल्पना का आभास होगा। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जिम्मेदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू
करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आज सम्मिलित है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन से संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। नागरिक के सब रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कहाँ पहुंचे और समझने के लिए ऐसे अनुमान है कि भारत में लगभग 30 लाख लोग शहर में बेघर हैं। इनमें से 5% लोगों के लिए रात में सोने की जगह भी नहीं है। इनमें सैकड़ों बूढ़े और बीमार बेघर लोगों की जाड़े में शीतलहर से मृत्यु हो जाती है। उन्हें निवास का प्रमाण पत्र न दे पाने के कारण राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र नहीं मिल पाते हैं। इसके अभाव में उन्हें जरूरतमंद मरीजों के रूप में सरकार भी नहीं मिल पाती, सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती। इनमें एक बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। वे मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों से शहर में आते हैं। आप इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजें। आपकी याचिका में निम्न 2 बातों का उल्लेख होना चाहिए। इन बेघरों लोगों के कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आप सर्वोच्च न्यायालय से किस प्रकार का आदेश देने की प्रार्थना करेंगे। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास उद्देश्य, नीति निर्देशक तत्व और उद्देश्य लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति का बढ़ावा। ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा, नीतियां, सामान्य नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योग को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन। मुझे बताओ कि संविधान में अच्छी अच्छी बातें कहने का क्या मतलब, यदि उसे किसी न्यायालय में लागू ही नहीं किया जा सकता। तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित को बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जिम्मेदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर है, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। इससे एक लंबी कानून लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्गों में अधिकार बाधक हैं, और दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था
मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे के तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया और संविधान के 300 के अंतर्गत उसे एक सामान्य सूची अधिकार बना दिया। आपकी राय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने से क्या फर्क पड़ता है? इसने एक और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दिया। यह संविधान के संशोधन से संबंधित है। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। वह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ। इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान के कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं और संसद उनके कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसे हम 9 अध्याय संविधान एक जीवित दस्तावेज में विस्तार से पढ़ेंगे। ये दलित फैमिली फाइनल गेट्स सम रिस्पेक्ट फ्रॉम कोर्ट्स। वार्ड सदस्य खातून को दबंगों ने काली पोत कर घुमाया। स्त्री भ्रूण हत्याएं और बाल श्रम पर पाबंदी के मामले में केंद्र और राज्यों को नोटिस। बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई 2 बहादुरी बच्चियों ने। और भी दे रखा है, डायन का कर यतना देने वाले को अब खैर नहीं। भ्रूण हत्या और यौन उत्पीड़न के खिलाफ मुहैया। 8 मार्च से जिला स्तर पर संवेदना परामर्श केंद्रों खोलने का ऐलान। ये अलग अलग न्यूज़पेपर की कठपुतलियां हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों की घोषणा और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ने, दोनों सूचियों में आपको कौन सी बात एक समान लगी? दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने इन्हें अधिकारों के घोषणा पत्र में क्यों रखा? यदि आपको एक नए राष्ट्र के संविधान बनाना हो तो उसके लिए आप क्या सुझाएंगे? निष्कर्ष, महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा फूले 1827 से 1890 की रचनाओं में हमें सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ तथा संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किए जाने लगा। हमारे संविधान में इसे लंबी परंपरा की मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षण की भूमिका निभाई है। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। हमारी सरकार और प्रशासन इस परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय कर सकते हैं और देश में तात्कालिक लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं।